नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग व्यवसाय अध्ययन हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 4 यानी क्रय विक्रय तथा वितरण का अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पाठ 12 जो कि क्रय और विक्रय से संबंधित था उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वितरण के माध्यम। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले फिर आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने मित्रों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ हमारे इस वीडियो और हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो वितरण क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहले हम वितरण के बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि व्यापार से हम लोग करते क्या हैं। हम लोग जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता लोगों को होती है उन तक उन वस्तुओं और आवश्यकताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाकर उनकी आवश्यकताओं की तुष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य है, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, दूर बैठे उपभोक्ताओं को वस्तुओं की आपूर्ति कराना। अब इस आपूर्ति कराने के लिए मतलब सप्लाई करने के लिए कई प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कि वितरण के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जैसे श्रीनगर में बैठा जो एक फल उत्पादक है जो सेब उगा रहा है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, वो अपने जो उसका जो सेब है उसको कई हाथों से वो होकर गुजरता है। जैसे एजेंट होता है बीच में, थोक विक्रेता होता है, फिर एक फुटकर विक्रेता होता है, उनके हाथों से होता हुआ वो आप तक और हम तक पहुंचता है। तो इन जो तीन लोग बीच में आते हैं इनको बोलते हैं मध्यस्थ, या आम बोलचाल की भाषा में इनको बिचौलिया कहते हैं। तो ये जो बिचौलिए होते हैं ये इंश्योर करते हैं ये कि जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो उत्पादक से आपके और हमारे तक पहुंचे, और इस बीच में ये मध्यस्थ भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें से लेते हैं, कुछ लाभ लेते हैं। एक प्रकार से ये सेवाएं देते हैं जिसके बदले में ये लोग लाभ लेते हैं। ये उत्पादक से सामान उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एक और वस्तुओं के उत्पादक होते हैं, एक तरफ तो उत्पादक हो गए और दूसरी तरफ होते हैं उपभोक्ता, यानी कि मैं और आप, ठीक है। तो ये जो मध्यस्थ होते हैं ये उत्पादक से सामान लेके उत्पादक उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो मध्यस्थ हुए, जो बिचौलिए हुए, वो इन दोनों के बीच की एक कड़ी होते हैं जो इनको जोड़ते। अब इस बीच में ये कई प्रकार के कार्यों का निष्पादन करते हैं। जो बिचौलिए होते हैं ये कई प्रकार के कामों का निष्पादन करते हैं, कई प्रकार के काम करते हैं। जैसे क्रय करते हैं, ये उत्पादक से क्रय करेंगे। फिर विक्रय करते हैं, मतलब या तो ये जैसे मान लीजिए एजेंट ने खरीदा तो वो फिर थोक विक्रेता को बेचेगा और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विक्रय भी करते हैं। और संग्रहण करते हैं, संग्रहण मतलब भंडारण या इकट्ठा करना चीजों को। तो ये क्योंकि उत्पादक से लेते हैं, अब एक उत्पादक तो सारा माल देगा नहीं, तो कई सारे उत्पादकों से मिलकर ये सामान लेते हैं, उनको एक जगह स्टोर करते हैं और धीरे धीरे ये माल की आपूर्ति करते हैं। जिस प्रकार से मांग होती है, जिस प्रकार से बाजार का मूड होता है, जिस प्रकार से लोगों के रुचि होती है, उस प्रकार से ये वस्तुओं का मौसम के अनुसार भी जो सप्लाई है या आपूर्ति बाजार में करते हैं। तो इन मध्यस्थों से मिलकर वितरण माध्यम बनता है, ठीक है। जो वितरण माध्यम है वो जो ये बीच के लोग होते हैं इनको मिलकर बनता है। और जरूरी नहीं कि बीच में लोग हों ही, ऐसा भी कई बार होता है कि उत्पादक से सीधे सीधे माल उपभोक्ता तक पहुंच जाता। आइए आगे देखते हैं। तो ये एक आपकी किताब में एक चित्र दिया हुआ है, उसको आप समझ सकते हैं। सबसे ऊपर आता है उत्पादक जो कि माल का उत्पादन कर रहा है, जो कि वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। उसके पश्चात आता है थोक विक्रेता, ठीक है। तो माल उत्पादक से जो माल है वो थोक विक्रेता खरीदता है, वो उत्पादक को पैसा देता है और उस माल को अपने इस गोदाम में स्टोर रखता है। उसके बाद जो फुटकर विक्रेता है वो छोटी छोटी मात्राओं में माल थोक विक्रेता से खरीदता है और फिर आगे ग्राहकों तक पहुंचाता है। ये जो फुटकर विक्रेता है ये आपकी गली मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं
वो फुटकर विक्रेता कहलाते हैं। ठीक है, और फुटकर विक्रेता से जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं थोक विक्रेता। आप अगर किसी जनरल स्टोर पर खड़े होंगे कभी, तो आप देखेंगे कि कई बार उसकी माल की सप्लाई के लिए कई टेम्पो या छोटे वाहन आते हैं और जो कि उससे ऑर्डर लेते हैं और उसको कुछ माल मुहैया कराते हैं। तो वो सब के सब जो होते हैं, वो सब के सब किसके काम कर्मचारी होते हैं? थोक विक्रेता के कर्मचारी होते हैं। तो थोक विक्रेता अपने कर्मचारियों के माध्यम से बाजार में अपनी पहुंच बनाता है और जितना जिसका ऑर्डर है उस हिसाब से ऑर्डर लेता है और माल की सप्लाई करता है। ठीक है, तो थोक विक्रेता एक बड़ी मात्रा में माल का क्रय करता है और फिर छोटी छोटी मात्रा में कई सारे फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करता है। ठीक है, तो एक थोक विक्रेता के पास कई सारे फुटकर विक्रेता जाते हैं जो कि माल उससे खरीदते हैं। ठीक है, अब अगला है तो वितरण माध्यम क्या हुआ? वितरण माध्यम वो रास्ता है, वो मार्ग है जिससे वस्तुएं उत्पादक से अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। मतलब उत्पादक से ऐसे लोगों के पास तक पहुंचती हैं जो कि उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, जैसे सेब की हमने बात करी, तो सेब जो है वो कश्मीर में जो उसके उत्पादक हैं वहां से दिल्ली में आप और हमारे तक पहुंचता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं या उपभोग करते हैं, उसे खाते हैं। तो इस बीच में वो कई सारे हाथों से गुजरता है। सबसे पहले एजेंट आता है, फिर थोक विक्रेता आता है, उसके बाद फुटकर विक्रेता आता है। अब इसमें थोक विक्रेता कैसे होते हैं? आप देखेंगे जैसे आज़ादपुर मंडी है आपके यहाँ, या फिर कोई जैसे मेरे यहाँ देहरादून में भी कई सारी मंडियाँ हैं। तो वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ बड़ी मात्रा में जो फल या सब्जियां हैं वो नीलामी के माध्यम से बेची जाती हैं थोक विक्रेताओं द्वारा। ठीक है, जो उत्पादक हैं या तो उनका एजेंट या वो खुद जो बड़े बड़े ट्रकों में माल लेके पहुंचते हैं सब्जी मंडी में, या फल या सब्जी जो भी कहें आप, वो लेके पहुंचते हैं। उसके बाद वो उसको थोक विक्रेता को दे देते हैं। तो थोक विक्रेता वहां से जो फुटकर विक्रेता होते हैं जो कि गली मोहल्लों में बेचते हैं सब्जियां, उन तक उस माल को पहुंचाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से अंत में वो माल या वो सब्जी या फल हम लोगों तक पहुंचता है और हम लोग कहलाते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो कहलाता है वितरण माध्यम। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इस प्रकार से वितरण माध्यम में न केवल मध्यस्थ ही सम्मिलित हैं, मतलब न केवल बिचौलिए सम्मिलित हैं, बल्कि उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता भी उसके अंग हैं। ठीक है, मतलब ये जो वितरण माध्यम होगा इन सबको मिला के होगा। इसमें उत्पादक भी शामिल होगा और इसमें उपभोक्ता भी शामिल होगा। तो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक जितने लोग इसमें बीच में सम्मिलित रहे, ये कुल मिला के क्या बनाएंगे? वितरण माध्यम बनाएंगे। ठीक है, तो जिस मार्ग से वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं उसे वितरण माध्यम कहते हैं। मैंने कई बार आपको इस चीज को बता दिया है। अब है वितरण माध्यम के प्रकार। तो साधारणतः मतलब जनरली वस्तुएं और सेवाएं उपभोक्ता के पास पहुंचाने से पहले अनेक हाथों से गुजरती हैं, हम ये बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि उत्पादक वस्तु तथा सेवाएं सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सीधे जो उत्पादक है वो वस्तुएं उपभोक्ता को यानी कि मुझे या आपको बेच दे। आप भी और मैं भी कई बार जो वस्तुएं हैं वो सीधे सीधे उत्पादक से खरीदते हैं। अब कैसे खरीदते हैं अभी हम जानेंगे। तो इस माध्यम को बोलते क्या है? इस माध्यम को बोलते हैं प्रत्यक्ष माध्यम, जिसमें कि उनके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। जब उपभोक्ता सीधे सीधे उत्पादक से माल खरीद रहा है या उत्पादक सीधे सीधे उपभोक्ता को बेच रहा है तो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मीडियम। ठीक है, ये डायरेक्ट चैनल है। ठीक है, यह है प्रत्यक्ष माध्यम। वह उत्पादक द्वारा सीधे उपभोक्ता को माल का विक्रय। इसके अतिरिक्त कई अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम भी हैं जिसमें कई बार सिर्फ थोक विक्रेता होता है, कई बार सिर्फ फुटकर विक्रेता होता है। ठीक है, ये भी हम जानेंगे। अब है वितरण। जो वितरण माध्यम के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष माध्यम और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माध्यम। प्रत्यक्ष माध्यम तो जैसे मैंने आपको बताया सीधे सीधे माल उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंच जाता है, उपभोक्ता सीधे उत्पादक से माल खरीदता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष माध्यम। सरकार आजकल आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार से प्रयास करती है कि सीधे सीधे जो किसानों की उपज है वो सीधे उनके ग्राहकों तक पहुंचे, ताकि जो बीच में बिचौलिए होते हैं जो कि बहुत बड़ा एक मार्जिन लेते हैं वो खत्म हो सके और किसानों को उनकी जो उपज है उसका सही मूल्य मिल सके।
तो उसको प्रत्यक्ष माध्यम में लाना चाहती है सरकार। इस प्रकार से होता है अप्रत्यक्ष माध्यम, जिसमें कई सारे मध्यस्थ सम्मिलित होते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष माध्यम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि उत्पादक से माल सीधे सीधे उपभोक्ता को जहां मिलता है वो होता है डायरेक्ट चैनल या प्रत्यक्ष माध्यम, जिसको हिंदी में कहेंगे। इस प्रकार के माध्यम में उत्पादक वस्तु तथा सेवाएं सीधे उपभोक्ता को बेचता है, कोई बीच में मध्यस्थ शामिल नहीं होता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इसके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, उत्पादक सीधे उपभोक्ता को माल बेचता है। तो उत्पादक उपभोक्ता को सीधे माल या तो घर घर जाने वाले विक्रयकर्ताओं के माध्यम से बेच सकता है या फिर अपनी स्वयं की फुटकर दुकानों के माध्यम से। तो कई बार ऐसा होता है कि उत्पादक सीधे सीधे रिटेल शॉप खोल लेते हैं, यानी कि फुटकर दुकानें खोल लेते हैं। जैसे आपने कभी पेट्रोल भरवाया होगा तो HPCL या BPCL या IOCL, इंडियन ऑयल, इन सबके जो खुद के पेट्रोल पंप भी होते हैं। कहीं तो आपने देखा होगा कई सारे तो पेट्रोल पंप ये एजेंट के माध्यम से चलवाते हैं, या कहना चाहिए कि कई लोग उसकी एजेंसी ले लेते हैं तो वो लोग बेचते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंडियन ऑयल और HP के अपने कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप भी होते हैं। उससे अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो इसका मतलब है आप प्रत्यक्ष माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, जहां पर कि उत्पादक सीधे सीधे आपको माल बेच रहा है। अब यहाँ सीधे सीधे माल बेचने में ऐसा नहीं है कि उसमें कई लोग सम्मिलित नहीं होंगे बीच में, उसमें वो लोग सम्मिलित होंगे जो कंपनी के खुद के कर्मचारी होंगे, या फिर कंपनी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज करके अपने माल को वहां तक पहुंचाए, अपना जो रिटेल स्टोर है उसका, ठीक है, वो सब लोग उसमें होंगे। मतलब वितरण के माध्यम उसके अंदर सीधे सीधे उत्पादक से उपभोक्ता तक जाएगा, तो वितरण का माध्यम बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीधे सीधे इस चेन में केवल कौन लोग शामिल हैं, केवल उत्पादक से सीधे उपभोक्ता शामिल है, इसमें बीच के जो बिचौलिए हैं वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुत छोटा चैनल होगा। उदाहरण के लिए बाटा इंडिया लिमिटेड, बाटा की दुकानें आपने देखी होंगी, तो कई सारी दुकानें ऐसी होती हैं बाटा की जो कंपनी द्वारा चलाई जाती हैं। ऐसे ही HPCL, लिबर्टी शूज, ये सब क्या है के पास अपने माल को उपभोक्ता को बेचने के लिए स्वयं के फुटकर स्टोर यानी कि रिटेल स्टोर या शॉप्स हैं या दुकानें हैं, ठीक है। तो उनके अपने रिटेल स्टोर या शॉप्स होती हैं। अब अगला है अप्रत्यक्ष माध्यम। तो अप्रत्यक्ष माध्यम में क्या होगा, जब उत्पादक माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर करता है तो हो सकता है कि वो माल को सीधे उपभोक्ता को ना बेच पाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास ऐसे संसाधन ना हो, और संसाधन हो तो वो उनको उत्पादन में लगाए, उसको पसंद नहीं है या उसको मार्जिन नहीं आ रहा, उसको लाभ नहीं है कि वो खुद उपभोक्ता को माल बेचे। ऐसे में वो माल के विक्रय के लिए मध्यस्थों यानी कि बिचौलियों की सेवाएं लेगा। ये मध्यस्थ थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता हो सकते हैं, इसमें एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे हमने पहले सेब वाले में देखा, सेब के उदाहरण में देखा। तो वितरण प्रक्रिया में यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है उसमें जब कोई मध्यस्थ या बिचौलिया सम्मिलित होता है तो इसे वितरण का अप्रत्यक्ष माध्यम कहा जाता है। जहां भी कोई बीच में आया तो ये बन गया अप्रत्यक्ष माध्यम या इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। तो वो तो हमने पढ़ा डायरेक्ट चैनल, और ये होता है इनडायरेक्ट चैनल। तो इनडायरेक्ट चैनल की क्या विशेषता है, कई प्रकार से इनडायरेक्ट चैनल काम कर सकता है। जैसे उत्पादक से फिर माल किसको जाए, थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता को, और फुटकर विक्रेता से उपभोक्ता को। तो अंतिम उपभोक्ता को माल विक्रय करने का सर्वसाधारण मतलब सबसे ज्यादा जो कॉमन मेथड है या कॉमन मीडियम है या कॉमन चैनल है वो है ये वाला जो दिखा रखा है। पहले उत्पादक, फिर थोक विक्रेता, फिर फुटकर विक्रेता और फिर उपभोक्ता। उत्पादक से थोक विक्रेता बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदता है और उस माल को छोटी छोटी मात्रा में कई सारे फुटकर विक्रेताओं को देता है, ठीक है। और फिर जो फुटकर विक्रेता है वो अपनी दुकानों या खुद घर घर जाकर होम डिलीवरी इन सब के माध्यम से उपभोक्ता तक माल को पहुंचाता है। थोक विक्रेता के माध्यम से जिन वस्तुओं को बेचना उचित रहेगा, जो बेचे जाती हैं माल, ऐसे माल जो कि थोक विक्रेता के माध्यम से बेचे जाते हैं उपभोक्ता तक पहुंचते हैं, वो होते हैं खाद्यान्न, ठीक है। उसमें FMCG वाले सामान मतलब कहना चाहिए, जिनको कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जैसे आप टूथपेस्ट, मसाले, ये सब चीज़ें जिनमें आती हैं या खाद्यान्न भी आते हैं,
मसाले, बर्तन आदि तथा अन्य वस्तुएं जो छोटे आकार की होती हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो थोक विक्रेता के माध्यम से फिर फुटकर विक्रेता को और फिर उसके माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। अगला एक और इनडायरेक्ट चैनल हो सकता है एक टाइप का, जो कि है उत्पादक सीधे सीधे फुटकर विक्रेता यानी कि रिटेल शॉपर, जो रिटेल शॉपकीपर है उसको माल दे और वो रिटेल शॉपकीपर सीधे सीधे कंज्यूमर को माल दे। तो जब वस्तुएं स्थानीय बाजार में बेची जाने योग्य हों, जैसे डबल रोटी, बिस्कुट, पेटीज, ये सब, तो ये जितनी भी सप्लाई होती है डबल रोटी, बिस्कुट या पेटीज की, ये जो लोकल लेवल पर या स्थानीय लेवल पर आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड आपके यहाँ बिकते होंगे ब्रेड के या बिस्किट के या पेटीज के, तो ये सब के सब क्या होती हैं, इनकी जो बेकरी होती है, जो उत्पादक होते हैं, वो सीधे सीधे जो आपके पास की जो दुकानें होती हैं उन तक माल पहुंचाते हैं। इसमें कोई थोक विक्रेता शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई होलसेलर शामिल नहीं होगा, इसमें सीधे सीधे रिटेल वाले शामिल होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो उत्पादक, जो बेकरी जिस उत्पादक की है, वो उत्पादक सीधे सीधे कई सारी दुकानों तक माल को पहुंचाएगा और वो दुकान वाले उपभोक्ता तक माल को पहुंचाएंगे। जबकि फुटकर विक्रेता बड़े स्तर के हों तथा बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर उन्हें छोटी छोटी इकाइयों में सीधे उपभोक्ता को बेचते हों, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। एक केस तो ये हो सकता है कि स्थानीय बाजार में बेची जाने वाली योग्य की जो वस्तुएं हैं वो बेच रहे हों, ठीक है, जो उत्पादक हैं। या फिर हो सकता है कि जो फुटकर विक्रेता हों, जो छोटे रिटेल शॉपकीपर हों, वो बहुत बड़े लेवल के हों, ठीक है, और सीधे सीधे बहुत बड़ी मात्रा में जो माल है वो सीधे सीधे उत्पादक से क्रय कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इतना बड़ा उन्होंने बना लिया है कि वो अब बीच में किसी थोक विक्रेता को लाएंगे ही नहीं और अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए या फिर उस लाभ का फायदा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, ताकि रेट कम हो सके, वो सीधे सीधे उत्पादक से माल खरीद लेंगे और उत्पादक भी उनको माल बेच पाएगा। वो क्यों बेच पाएगा, वो इसलिए बेच पाएगा क्योंकि वो बड़ी मात्रा में माल ले रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी मात्रा का जो माल है वो सीधे सीधे फुटकर विक्रेता उत्पादक से ले सकता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उपभोक्ता भी बहुत बड़ी मात्रा में अगर उसको माल चाहिए तो सीधे सीधे उत्पादक तक पहुंच सकता है और माल ले सकता है, उत्पादक उसको मना नहीं करेगा। इसके उदाहरण हैं बड़े विभागीय भंडार, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो सीधे सीधे उत्पादक से माल खरीदते हैं, और सुपर बाजार, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मार्केट है, ये जो बाजार हैं, ये जो भंडार हैं, वो सीधे सीधे भी मतलब जो थोक विक्रेता है उसको निकाल कर बीच में से सीधे सीधे चैनल को छोटा करके माल सीधे सीधे उत्पादक से ले सकते हैं। अगला है थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता। तो अब हम लोग बात करेंगे कि थोक विक्रेता क्या काम करता है, थोक विक्रेता किस प्रकार से हेल्पफुल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, और ऐसे ही फुटकर विक्रेता किस प्रकार से हेल्पफुल है और किस प्रकार के उसके काम रहते हैं। तो थोक विक्रेता को इंग्लिश में बोलते हैं होलसेलर और फुटकर विक्रेता हुआ रिटेलर, ठीक है। तो थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता क्या है, महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडिएट जो बीच का जो काम करते हैं वो हैं, बिचौलिए हैं, साधारणतः हैं जिनके माध्यम से माल का विक्रय होता है। जनरली जो माल बिकता है वो थोक विक्रेता या फिर फुटकर विक्रेता या फिर दोनों को मिलाकर ही माल का जो पहुंचता है कंज्यूमर तक, सामान्य रूप से वो पहुंचता है। तो थोक विक्रेता क्या होता है, ये वितरण माध्यम के महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। हमने देखा कि बहुत सारे एग्जाम्पल में थोक विक्रेता का बहुत बड़ा स्थान होता है। ये उत्पादक से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं और उन्हें कम मात्रा में फुटकर विक्रेता को बेचते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, यदि उपभोक्ता बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं तो कभी कभी थोक विक्रेता माल सीधे उपभोक्ता को भी बेच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपने भी किया होगा, आपके घर के भी कुछ लोग सीधे सीधे सब्जी मंडी से जाके सब्जी ले आते हैं, उनको सब्जी सीधी सस्ती पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग थोक विक्रेता से सीधे सीधे खरीद लेते हैं। कई बार शादी पार्टी होती है, कुछ होता है, तब भी हम बहुत बड़ी मात्रा में जब हमको सब्जियां चाहिए होती हैं तो हम सीधे मंडी में जाकर सब्जी ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस समय हम लोग सीधे सीधे थोक विक्रेता से माल खरीद लेते हैं। तो थोक विक्रेता कई बार माल सीधे उपभोक्ता को भी बेच देते हैं। सामान्यतः सीमित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, मतलब एक जो थोक विक्रेता है वो एक प्रकार की ही वस्तुओं का अधिकतर व्यापार करता है, ठीक है ना। और वो एक विशिष्ट श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, जैसे लोहा और धातु, वस्त्र, कागज, बिजली उपकरण। मतलब अगर बिजली उपकरण का कोई थोक विक्रेता है तो वो केवल और केवल बिजली उपकरणों में ही डील करेगा,
वो केवल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही बेचेगा, उसको ही जो फुटकर विक्रेता है उन तक पहुंचाएगा, ठीक है। वो बाकी कोई और काम नहीं करेगा। और इसी प्रकार से कागज का है, वस्त्र का है, अलग अलग जो थोक विक्रेता हैं वो अलग अलग प्रकार से केवल एक विशिष्ट श्रेणी की वस्तुओं का ही विक्रय करते हैं या व्यापार करते हैं। तो अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? थोक विक्रेता उत्पादक अथवा विनिर्माता यानी कि जिनको मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे सीधे माल खरीदता है, ठीक है, और बड़ी संख्या में खरीदता है, बड़ी मात्रा में। थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय करते हैं और उन्हें अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में बेच देते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और छोटी छोटी मात्रा में बेचते हैं। वह एक ही प्रकार या श्रेणी की विविध प्रकार की वस्तु में व्यापार करते हैं। ये मैंने पीछे आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई रख रहा है तो वो केवल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही रखेगा, यानी कि बिजली के उपकरण ही रखेगा, जिसमें कि मिक्सी, पंखे, ठीक है, इस प्रकार के कई सारे उपकरण हो सकते हैं, लेकिन उनकी श्रेणी एक ही होगी, ठीक है ना, होंगे एक ही प्रकार के। ऐसा नहीं होगा कि वो लोहे की रॉड भी रख रहा है, वो सरिये रख रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जो थोक विक्रेता कागज का व्यापार करता है उससे सभी प्रकार के कागज, कार्डबोर्ड, ये सब रखने की अपेक्षा की जाती है। हम समझते हैं कि वो सब अगर कोई माल हमको साथ चाहिए तो वो उसके पास मिल जाएगा। वह वस्तुओं के वितरण ऑब्लिक विक्रय के लिए अनेक एजेंट और कार्यकर्ता रखता है। मैं आपको बता रहा था कि आप कभी किसी रिटेल दुकान पर खड़े होंगे तो उसके पास गाड़ियों में लोग आते हैं, ठीक है ना, उससे ऑर्डर लेते हैं। तो ये सब लोग कौन होते हैं? ये सब लोग एजेंट होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, किसके? थोक विक्रेता के, ठीक है ना। वो जगह जगह जाकर फुटकर विक्रेताओं से उनके ऑर्डर कलेक्ट करते हैं और उनको माल की सप्लाई करते हैं। उनके पास एक छोटा टेम्पो या ये छोटा वाहन होता है, मालवाहक वाहन, जिसमें कि वो माल भरकर लाते हैं, ठीक है ना, और उनको दुकानदारों को देते भी चलते हैं और उनसे पैसा भी कलेक्ट करते हैं, जो पैसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो थोक विक्रेता के लिए थोक विक्रेता को अपने व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने बात करी कि वो बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदने के लिए उनको क्या चाहिए होगा? उनको बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। वह साधारणतः फुटकर विक्रेताओं को उधार विक्रय, तो मैंने आपसे बताया कि जब उसके एजेंट आते हैं तो वो पैसा भी कलेक्ट करते हैं, तो वो पैसा तुरंत वाला नहीं होता है, वो पुराना पैसा होता है। तो इस प्रकार से जो फुटकर विक्रेताओं को जो थोक विक्रेता है वो उधार विक्रय की सुविधा भी प्रदान करता है और इस तरीके से वो फुटकर विक्रेताओं की भी हेल्प करते हैं। वह उत्पादकों और विनिर्माताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो थोक विक्रेता होता है वो उत्पादकों और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडवांस पेमेंट कर देता है ताकि वो लोग माल बना सकें। तो इस प्रकार से वो एक वित्तीय सहायता करते हैं, ठीक है। तो थोक विक्रेता का बहुत बड़ा महत्व होता है बीच में चैनल। अब है आमतौर पर ये शहर के एक विशेष व्यापारिक क्षेत्र में स्थित होते हैं, जैसे कि एक क्षेत्र में कपड़े के व्यापारी हैं तो दूसरे क्षेत्र में पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता तथा एक अन्य क्षेत्र में फर्नीचर विक्रेता। तो ये आपके शहर में भी ऐसा आप देख पाएंगे। आप देखेंगे कि कई सारे जो फुटकर विक्रेता हैं वो मतलब वो उनके एक विशेष क्षेत्र होते हैं, वो उस विशेष क्षेत्र में कई सारे आपको जो थोक विक्रेता हैं वो मिल जाएंगे। जैसे ये बोल रहे हैं कि जो पुस्तकें जो बेच रहे हैं ऐसे विक्रेता अलग क्षेत्र में होंगे, ऐसे ही फर्नीचर जो बेच रहे हैं वो अलग क्षेत्र में होंगे, कपड़े के व्यापारी अलग क्षेत्र में होंगे, ठीक है ना। क्षेत्र मतलब एरिया, तो अलग अलग एरिया में उनकी दुकानें होंगी। तो वो शहर में अलग अलग जगह पर होते हैं। एक जगह पर ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे अलग अलग श्रेणी के जो माल बेच रहे हैं वो एक ही जगह पर हो, ठीक है। अगला है थोक विक्रेता के कार्य। तो थोक विक्रेता के कुछ कार्य होते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य है वस्तुओं का संग्रहण, ये आप समझ रहे होंगे, वस्तुओं को इकट्ठा करना। अगला है वस्तुओं का भंडारण। अब वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद जरूरी नहीं कि माल तुरंत आपका बिकने लगे या जो फुटकर विक्रेता है वो आपसे आके माल ले लें। तो हो सकता है कि आपको वस्तुओं का भंडारण करना पड़े और इस प्रकार से आप वस्तुओं की हिफाजत करें, वस्तुओं की सुरक्षा करें। उसके लिए स्टोरेज का काम भी थोक विक्रेता करते हैं। फिर अगला है वितरण। वितरण तो समझ ही गए आप कि वो लोग जो उत्पादक हैं उनसे माल लेते हैं और फिर फुटकर विक्रेताओं को माल बेचते हैं। तो इस प्रकार से वो वितरण का कार्य भी करते हैं। अगला है वित्त प्रदान करना या पैसा देना, ठीक है ना, फाइनेंशियली हेल्प करना। तो ये मैंने आपको पिछले 2 एग्जाम्पल बताए थे। तो ये एडवांस भुगतान करके यानी कि अग्रिम भुगतान करके थोक विक्रेता उत्पादक और विनिर्माताओं की आर्थिक सहायता करता है,
ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि थोक विक्रेता जो प्रोड्यूसर हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको एडवांस में पैसा दे देता है ताकि वो लोग माल का उत्पादन कर सके। वह फुटकर विक्रेता को भी माल उधार में बेचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसकी भी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है वो। भाई उसने जो रिटेलर्स हैं उनको माल उधार में बेच दिया, तो जब रिटेलर उस माल को बेच लेंगे उसका पैसा चुका देंगे, या फिर एक पीरियड रहेगा कि भाई आप माल ले जाओ, 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में आपको हमारे पैसे देने पड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों सिरों पर, दोनों सिरे मतलब एक सिरा हो गया उत्पादक का और एक सिरा हो गया फुटकर विक्रेता का, ये हो गया बीच में थोक विक्रेता। तो इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी, वो दोनों सिरों पर वो एक वित्त प्रदाता यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो देता है उसका काम भी करता है। वो पैसा दोनों तरफ मुहैया करा रहा है किसी ना किसी रूप में। अगला कार्य है जोखिम उठाना। वो जोखिम उठाता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में जो उत्पादक हैं उनसे माल इकट्ठा कर लेता है, अपने गोदामों में, अपने स्टोर्स में भर लेता है। और अब इस तरीके से वो किस प्रकार के जोखिम उठाता है? वो उठाता है वस्तुओं की मांग में परिवर्तन का जोखिम। हो सकता है वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाए और वस्तुएं बिके ही ना। इसी प्रकार से मूल्य में वृद्धि का भी हो सकता है कि उसने माल ज्यादा मूल्य में खरीदा है और उसको कम हो गया मूल्य, ठीक है ना। या फिर उसने कम में खरीदा है और ज्यादा में हो गया, ठीक है। मतलब मूल्य में परिवर्तन हो सकता है, तो वो भी एक जोखिम है। खराब हो जाने का हो सकता है, वस्तुएं या सेवाएं जो है वो खराब हो जाए, वस्तु खराब हो जाए, क्योंकि सेवा को तो स्टोर कर ही नहीं सकते आप, अथवा नष्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे जो जोखिम है वो उठाता है कौन? थोक विक्रेता। अगला है श्रेणीयन, जिसको बोलते हैं ब्रांडिंग या ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग में क्या होता है? वो जो सारी जो वस्तुएं उसने इकट्ठी करी, या मान लीजिए सेब खरीद के लाया, वो सेब जरूरी नहीं कि वो सब एक ही क्वालिटी के हों, तो वो उनको उनकी श्रेणी के हिसाब से अलग अलग छांटेगा, तो इसको बोलते हैं श्रेणीयन। तो सभी एकत्रित वस्तुएं एक ही किस्म की नहीं होती हैं, इसलिए वह माल को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। मतलब जो बड़े मात्रा में जो माल लाया है उसको फिर फर्दर डिवाइड कर लेता है कि ये अच्छा है, ये बहुत हाई क्वालिटी का है, ठीक है। और लास्ट में है मूल्य निर्धारण। तो वो मांग के अनुसार माल की आपूर्ति का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन कैसे करता है? कि अगर माल की जो मांग है उस बाजार में बढ़ी हुई है, ठीक है ना, तो वो उस हिसाब से माल बेचेगा बाजार में, ठीक है। अगर माल के जो जो वस्तु है उसकी कीमतें बढ़ने लगी बाजार में, तो वो ज्यादा से ज्यादा माल सप्लाई करेगा, ठीक है। ज्यादा माल सप्लाई करेगा तो क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो मूल्यों में स्थिरता उपलब्ध कराएगा। किस प्रकार, किस किस चीज को करके? सप्लाई को रेगुलेट करके या आपूर्ति का नियमन करके। तो आपूर्ति को घटा बढ़ा के वो जो मूल्य है उनको चेंज करता है, ठीक है ना। ये काम भी थोक विक्रेता करता है, मूल्य निर्धारण का काम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये पहला भाग हो गया आज इसका, वितरण के माध्यम का या डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स का। अब हम अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी कुछ भी कमेंट लग के पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे फिर अंत में एक अनुरोध है कि आप लोग अपने साथियों, अपने परिचितों, ऐसे लोग जो कि हिंदी माध्यम के किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हों, उनके साथ हमारे इस चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। धन्यवाद।